दमयंती की दो बहुएं थी, निकिता और रिया, और दोनों ही वर्किंग वुमन थी। पर घर का काम और ऑफिस दोनों साथ में संभालना कितना मुश्किल है, ये तो सिर्फ वर्किंग लेडीज ही जानती है। किसी तरह दोनों देवरानी जिठानी मिलकर ऑफिस और घर संभाल रही थी। शुरू शुरू में तो दमयंती उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थी, पर अब उसने भी पल्ला पूरी तरह झाड़ लिया था और ऑफिस का काम और वर्कलोड दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। बहू लाए हैं कि नौकरानी? ऑफिस देखो, घर देखो, सुबह सुबह उठकर टिफिन पैक करो। मेरा टमी भी बाहर आ गया है, एक्सरसाइज करने का वक्त ही नहीं मिलता। टिफिन पैक करते करते जब रिया ये सब कह रही थी, उसी वक्त बड़बड़ाती हुई सर पर टॉवेल लपेटे निकिता रसोई में आती है। एक दिन शैम्पू क्या कर लूं, पूरा घर बेचैन हो उठता है। अरे भाई, एक हफ्ते में 2 बार की जगह 1 बार शैम्पू करना शुरू कर दिया है मैंने कि भाई टाइम बचा है। जिस दिन से इस घर में आई हूँ कर्म फूट गए मेरे। चाहिए वर्किंग बहू जो मेरे बेटे को फाइनेंशियली सपोर्ट करे। अरे भाई, तो किचन में आपका बेटा भी तो हमें सपोर्ट करे। ए रिया, वो छुरी दे तो और ब्रेड में बटर लगाओ। छुरी लेकर क्या करोगी भाभी? घर में बटर भी तो होना चाहिए, बटर खत्म हो गया है। कोई ये भी नहीं सोचता कि ज़रा आकर देख ले कि किचन में क्या कम ज़्यादा हो गया है, या लाकर रख दे। कल रात में ही आधा पैकेट बटर अपने पराठे पर डालकर मम्मी जी खा रही थी। मतलब उन्हें पता था कि वो लास्ट बटर है, पर उन्होंने बताया तक नहीं। वही तो, अब उन्हें दिख रहा है कि दोनों बहुएं बाहर और घर दोनों का काम करती है, तो थोड़ा बहुत हाथ तो वो भी हिला सकती है। पर नहीं, जैसे ही बहू आती है सास एक तिनका भी उठाना छोड़ देती है। नेक्स्ट मंथ मेरे प्रमोशन होने के चांसेस है। अब मैं इस तरह घर के काम में लगी रही तो ऑफिस का काम तो छूट जाएगा। ना बाबा ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मैं सोच रही हूँ कि एक काम वाली रख लेती हूँ। क्या कहती है? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भाभी। एक काम वाली रख लेते हैं, अपनी अपनी सैलरी से हम उस काम वाली की तनख्वाह आधी आधी दे दिया करेंगे। तभी बाहर से आवाज़ आती है, दोपहर का खाना तो खुद डालना पड़ता है, कम से कम नाश्ते की थाली तो पकड़ा दो बहू। वो दोनों अपना टिफिन पैक कर रही है, ज़रा रुक भी जाया कीजिए दमयंती जी। अरे तुम तो रहने ही दो, बड़े आए अपने बहू के चहीता। 2 बहुएं लाने के बाद भी खुद उठकर खाना लेना पड़ता है मुझे, तो क्या फ़ायदा इन बहुओं का। तभी अपने हाथों में चाय नाश्ता लिए दमयंती की दोनों बहुएं बाहर आती हैं। बोलिए ना भाभी। अरे कोई कुछ बोलो भी, एक दूसरे का चेहरा ही निहारती रहोगी क्या? अब वो माँ जी, हम सोच रहे थे कि एक काम वाली रख लेते हैं। काम वाले का खर्चा तो तुम दोनों के मायके से आएगा ना बहू। मायके से नहीं मम्मी जी, वो हमारे मायके वालों ने जो आपको सोनी सी बहुएं दी है ना, वो देगी तनख्वाह काम वाली की। अगले महीने भाभी का प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन के बाद उनकी सैलरी डबल हो सकती है मम्मी जी, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो हमें करना ही पड़ेगा। रख लेते हैं ना एक काम वाली। सोचो मम्मी, सैलरी डबल हो जाएगी तुम्हारी बहू की, फिर तो तुम थाट में रहोगी। पहले ही बोल देता हूँ निकिता, तुम्हारा प्रमोशन होते ही मम्मी के लिए एक हाफ सीट रेडी रखना। ऐसा पासा फेंका तूने कि तेरी माँ ना नहीं कर पाएगी। अब ठीक है, बुला लो काम वाली को, पर देखो उसका काम पहले मैं चेक करूँगी तभी उसे रखूँगी। हाँ, और क्या था, रिया और निकिता को जिस हाँ का इंतज़ार था वो उन्हें मिल चुका था। दोनों बहू सारा काम धाम छोड़कर काम वाली ढूंढने निकल पड़ती हैं और 1 घंटे के अंदर ही रेशम को उठाकर अपने घर ले आती है। माँ जी, ये रही रेशम, हमारी हाउस हेल्प। तो अंदर कैसे आई? दरवाजे से? बाहर जा, बाहर जा। अरे बहू, किसे ले आई तू? इसके कपड़े देखे हैं, कितने दिनों से ना आई नहीं, तू बता। बिना नहाए बिना आपसे जवान लग रही हूँ मैं माँ जी। हाँ? यह किसे उठा कर ले आई तुम दोनों? यह बुढ़िया मुझसे 10 साल बड़ी है और मुझे माँ जी कह रही है। आपकी सोच के अनुसार ही आपको नाम दिया है मैंने। तुम दोनों बच्चियों का क्या होता होगा, इस घर में ऐसी औरत के साथ रहना पड़ रहा है तुम दोनों को। तभी बहस को शांत करती हुई फुसफुसाकर रिया कामवाली से कहती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आंटी जी, थोड़ी देर अपनी ज़बान बंद कर लीजिए ना। एक बार मम्मी जी आपको काम पर रख ले, उसके बाद आपको जो करना है मम्मी जी के साथ आप कर लीजिएगा। बता कितने पैसे लेगी तू? बर्तन, खाना, झाड़ू, पोछा, कपड़े सब मिलाकर 20,000 रुपये। बाप रे बाप, तू तो मेरी दोनों बहुओं की पूरी तनख्वाही खा जाएगी।
रात का खाना ये दोनों मिलाकर बना लेगी। तू बस नाश्ता और दोपहर का खाना बना। कपड़े में क्या करना है, मशीन है, उसे में डाल दो, कपड़े धुल जाएंगे। फिर क्या, बस उन्हें छत पर ही तो डालना रहेगा। और हम मुश्किल से 6 लोगों के बर्तन होते ही कितने हैं, सब मिलाकर 8,000। उससे ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगी मैं। वो तो आपकी दोनों बहुओं का चेहरा देखकर मैंने 20,000 कह दिया, वरना बाकियों के पास से तो 25 से कम नहीं लेती मैं। अरे ना ना। ठीक है, फिर राम राम। आप जैसे ही लोग मिलते हैं मुझे और फिर कहते हैं फटे कपड़े क्यों पहनती है। अरे भाई, पैसे दोगे तब तो अच्छे कपड़े पहनूंगी ना मैं। निकिता चुपके से दमयंती को इशारा करती है। अच्छा ठीक है माँ जी, आप जो दे बस। देख लिया, ऐसे होता है काम। और रेशम को अपनी सास के भरोसे, या ये कहे कि अपनी सास को रेशम के भरोसे छोड़कर दमयंती की दोनों बहुएं ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। माँ जी, बर्तन साफ कर दिए मैंने, अब बताइए दोपहर में क्या बनाना है। चल तो रसोई में, पहले मैं देखती हूँ कि कैसे बर्तन साफ किया है तूने। दमयंती रेशम के साथ रसोई में जाती है और वहाँ पड़ी एक प्लेट को उठाती है। हे राम, ये कैसे बर्तन धोए हैं, दाल तो वैसी ही चिपकी हुई है। और इस कटोरी को देख, इसमें डिटर्जेंट लगा हुआ है। ऐसे बर्तन में हमें खाना खिलाएगी तो कल के मरते हम आज मर जाएंगे। ऐसी बात है तो आप मुझे बर्तन धोकर दिखा दीजिए माँ जी। वैसे भी ना अभी कई बर्तन बाकी हैं। और रसोई की बाकी सारे बर्तन रेशम निकाल कर दमयंती को धोने के लिए दे देती है। दमयंती सारे बर्तन धोकर रेशम को दिखाती है। देखा, ऐसे साफ होते हैं बर्तन, चमकने लगे ना। हाँ हाँ माँ जी, अब तो आप आराम से अपने घर के सारे ड्रेसिंग टेबलों को हटा सकती हैं, क्योंकि इन बर्तनों में ही चेहरा दिख रहा है। अब वैसे आपने बताया नहीं क्या क्या बनाना है। बैंगन का भरता, दाल चावल और एक आलू की सब्जी बना ले। बैंगन जो खुद बिन पैंदी का है उसे क्या खाना माँ जी, और आलू खाने से तो ऐसे भी मोटापा होता है। कुछ और बताइए। बिन्स जानती है तो, बिन्स की सब्जी बना ले। वो तो मुझे आता ही नहीं। वैसे मैंने पहले से ही बीट काट कर रखे, बीट की सब्जी बना देती हूँ। रेशम दोपहर का खाना बनाकर सभी को हाथ में थाली पकड़ाती है। अब तो खुश है ना दमयंती, तेरे हाथ में आकर कोई खाने की प्लेट दे रहा है। इसके सामने इसकी तारीफ करके इसका सिर मत सुजाओ, ऐसे ही हवा में उड़ती रहती है ये। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और दमयंती और रेशम के बीच में नोक-झोंक चलती ही रहती है। एक हफ्ते बाद, खाना हो गया रेशम, अब जा तू कपड़े देख। कपड़े तो धो दिए मैंने और सुखा भी दिए। जो काम था आज का पूरा हो गया। रात के खाने की बात हुई नहीं थी, तो अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रोक रोक। दमयंती फौरन छत पर जाती है और कपड़े नीचे लेकर आती है। ये देख, ये कपड़े धोए हैं तूने, शर्ट के कॉलर पर दाग तो वैसा का वैसा ही लगा हुआ है। ऐसे जाएंगे मेरे बेटा ऑफिस। और देख, फिर से तूने मेरी नई साड़ी का पल्ला फाड़ दिया। मशीन है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे कपड़े मशीन में ही धुलेंगे। इन कपड़ों को हाथ से धोना चाहिए। न जाने क्यों मेरी बहू ने तुझे काम पर रख लिया। जरा सा तो काम है, ये तो अकेली मैं ही कर लूँ। तो अब से आप सारा काम अकेले कर लीजिएगा, मैं कल से नहीं आने वाली। गुस्से में रेशम अपना फ़ोन उठाती है और रिया को फ़ोन करती है। 1 मिनट रुकिए भाभी, मैं निकिता भाभी को कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ। आप दोनों भाभियाँ मुझे बड़ी इज्जत से इस घर में लेकर आई थी, पर अब ना मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी सास तो मेरे सर पर ही बैठी रहती है, मैं यहाँ और काम नहीं कर सकती। अभी काम छोड़कर मत जाओ ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। फ़ोन स्पीकर पर तो नहीं है ना? नहीं नहीं है। 12 की जगह मैं 13,000 देती हूँ। अब तो ठीक है, रुक जाइए ना आंटी जी, ऐसे मत जाइए। आप दोनों भाभियों को बड़ा मानती हूँ इसलिए रुक रही हूँ, वरना नहीं रुकती। हाँ, बता देती हूँ। हर 7 दिन में 6ठी बार काम छोड़ते छोड़ते रेशम रुक जाती है। पर आगे कब तक रेशम इस घर में काम करती रह पाएगी, वो तो आगे ही पता चलेगा। सभी लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना बड़ा घर उतना ज्यादा घर में काम। यही हाल कुछ आशा के घर का था। आशा एक अच्छे घर से थी, उनके पास भगवान का दिया सब कुछ था, बस घर में जरूरत थी तो एक नौकरानी की। बहू, आज दोपहर का खाना तुझसे बन जाएगा या बाहर से कुछ ला कर खिला देगी मुझ बुढ़िया को? तुझे तो बाहर के खाने की आदत है,
पर मुझे पैसा वेस्ट करने की आदत नहीं है रोज रोज। माँ जी, अगर इतनी भूख लगी है और बाहर का खाना पसंद भी नहीं है, पैसा बर्बाद लगता है आपको, तो घर में एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? कम से कम मेरी मदद तो हो जाएगी, क्योंकि आप तो घर के किसी भी काम को हाथ लगाती नहीं। भगवान ही बचाए आजकल की बहू से। अरे देखो तो कैसे जबान चला रही है। अरे मैं भी कभी बहू थी, पर मजाल है मैंने कभी अपनी सास को इस तरह से जवाब दिया हो। माँ जी, तब में और अब में बहुत फर्क है। आपके दिन जा चुके हैं। और भूलिए मत, आपके समय में इतना बड़ा घर नहीं था और ना ही घर में इतने काम। हाँ हाँ बहू, क्या नहीं, मेरी सास तो तू ही थी ना, तभी तो तुझे इतनी नॉलेज है। अरे तेरे उम्र में मैं अकेले 20-20 लोगों का खाना बनाती थी। माना कि मेरा घर छोटा था, पर घर में लोग बहुत थे, इसलिए ये सब ना मुझे मत बता। रहने दीजिए माँ जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप किस तरह की नौकरानी चाहती हैं, और जिस तरह की नौकरानी आप चाह रही हैं ना, आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, पर आपको आपके हिसाब की नौकरानी नहीं मिलेगी। इसके लिए तो आपको खुद एक नौकरानी पैदा करनी होगी। हे भगवान, ऐसी बहू किसी को ना मिले, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल डालती है। लगता है अब तो कोई नौकरानी ढूंढनी ही पड़ेगी, वरना ये मेरा जीना हराम कर देगी। निशा अपनी सास की हरकतों से इतनी परेशान हो चुकी थी कि अब वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास से कुछ भी बोल देती। वहीं दूसरी ओर अपनी बहू के ताने सुन सुनकर आशा अब पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ नौकरानी ढूंढती है। और आखिरकार इसके घर में कमला नाम की एक नौकरानी आती है। मैम साहब, मैं कमला। हाँ तो मैं क्या करूं, तो कमला हो गया शिमला। काम बोल, चाहिए क्या? मैम साहब, काम ही तो चाहिए, इसीलिए तो मैं यहाँ आई। आपको एक नौकरानी चाहिए ना? मैं नौकरानी है, बाजू वाले घर में ही मैं काम करती है। उस दिन मैंने सुना आपको बात करते हुए पड़ोस में। अरे वाह, तू तो बहुत समझदार है। ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया। तेरी समझदारी को देखकर मैं खुश हो गई, पर मैं तुझे ऐसे ही नौकरी पर नहीं रख सकती। पहले मुझे तेरा टेस्ट लेना होगा। टेस्ट क्या होता है मैम साहब, माफ करना, पर अपन तो ना अंगूठा छाप है। अरे कोई बात नहीं, तो अंगूठा छाप हो या पंजा छाप, नौकरानी के लिए बस एक चीज होती है कि वो घर का काम करना जानती हो, जो कि तू चाहता ही है। चल अब जल्दी से घर के कामों पर लग जा। अगर मुझे तेरा काम पसंद आ गया तो मैं तुझे नौकरी दूंगी। मैम साहब, आप मेरा ऐसे टेस्ट लेने की बात कर रही है जैसे कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। अरे बाजू वाले घर में मैं ही तो काम करती हूँ, एक नौकरानी हूँ मैं, सच्ची में प्रोफेशनल नौकरानी। मेरे को ना घर का झाड़ू पोछा करकट करना आता है। अब इसमें टेस्ट क्या है? अरे सीधे काम की बात करते हैं। कल से मैं आ जाएगी आपके घर में काम करने को। आप बता दो क्या क्या काम करने का है। देख शिमला, मैम साहब, कमला, कमला नाम है मेरा। अरे जो भी तेरा नाम है, देख कमला, मेरे कुछ उसूल है ताकि कल को तुझे और मुझे दिक्कत ना हो। मैं तेरा टेस्ट लूंगी, अगर मुझे तेरा काम पसंद आ गया तो मैं तुझे नौकरी दूंगी, वरना फिर तुझे कोई दूसरा घर देखना होगा, क्योंकि मैं अपने पैसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करती। अरे क्या पता मैं तुझे नौकरी पर रख लूं और तू घर के काम सही से ना करे, और अगर मुझे तेरा काम पसंद नहीं आएगा तो फिर बाद में चिक हो जाएगी ना। तो एक बार तेरा टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद पैसे की बात कर लेंगे। कैसी बेवड़ी औरत है, पर अपने को क्या है, घर के कामों में तो मेरा हाथ साफ है। कैसा भी काम हो अपन तो चुटकियों में कर लेती है। और इस मोहल्ले में ना अपन जैसे कोई नौकरानी भी नहीं है जो टक्कर दे सके। कमला को अपने काम पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था वो अच्छे से काम करके आशा को दिखाएगी और आशा उसे चुटकियों में रख लेगी। कमला अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करती है और कुछ देर बाद। शिमला, वैसे तूने काम तो ठीक ठाक ही किया है, पर तेरा काम मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, और तेरे हाथों में ना वो स्वाद नहीं है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुझे खाना बनाने का काम ना दूं, बाकी घर के सारे काम तू कर सकती है। मैम साहब, शिमला नहीं, कमला, कमला नाम है मेरा। और रही काम की बात, तो मैं इस घर की नौकरानी है। मेरे को जो काम कहा जाएगा मैं कर देगी। वैसे मेरी तनख्वाह कितनी रहेगी? अरे तू बता, तुझे कितना चाहिए? देखिए, अगर आप मेरे से खाना नहीं बनवाएगी और सिर्फ घर की साफ सफाई करवाएंगी तो मैं 6,000 लेगी, और अगर खाना बनवाएंगी तो टोटल 8,000। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। तुझसे पहले भी मेरे घर में नौकरानी थी, उसे तो मैं महीने का सिर्फ 3,000 देती थी, और वो 3,000 में घर के काम के साथ साथ खाना भी बनाती थी। अगर ऐसे ही ना मेम साहब, तो उसी नौकरानी को रख लो, क्योंकि इस पूरे शहर में मेरे से सस्ती और अच्छी नौकरानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। कमला आशा के मुंह पर उसे सुनाकर चली जा रही है।
तभी उसकी बहू वहां आती है और नौकरानी को गुस्से में जाता देख वो अपनी सास पर भड़क पड़ती। माँ जी, आपने इसे भी भगा दिया? अरे मैं क्यों भगाऊंगी बोलो, मैं तो नौकरानी को ढूंढ ढूंढ कर ला रही हूँ, पर इस नौकरानी की ना तेवर बहुत है, काम तो ढंग से आता नहीं करना, और जबान देखो कैसे मुझे सुनाकर चली गई। आपकी हरकत ही ऐसी है कि नौकर भी आपको सुना कर जाए। अरे बहू देखूंगी मैं भी जब तू सास बनेगी। वैसे ना पैसे पेड़ पर नहीं होते जो इतना मुंह खोल कर मांगेगी और मैं उसे दे दूंगी। घर की सिर्फ साफ सफाई करने के 8,000 मांग रही थी मुझसे। हाँ तो कौन सा बहुत ज्यादा मांग रही थी? घर में काम भी तो बहुत है और इतना बड़ा घर है, सफाई करने में बेचारी की हालत तो खराब होगी ही। मेरे पास ना फिजूल के पैसा नहीं है नौकरानी को देने के लिए, और वैसे भी इससे पहले जो नौकरानी रखी थी वो इससे ज्यादा अच्छी थी और 5,000 में ही काम कर रही थी। पर आपने तो उस वक्त भी उसे नहीं रखा ना, वो 5,000 भी आपको ज्यादा लग रहे थे। बाहो मेरी सास बनकर मुझसे सवाल जवाब मत क्या कर। चल भूख लगी है, खाना बना कर दे फटाफट। आपकी भूख खत्म ही कब होती है? हर बार की तरह इस बार भी आशा पैसों की कंजूसी करती है और इस सोच में कि इससे भी कम पैसों में नौकरानी मिल जाएगी वो खुद घर आई नौकरानी को भगा देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा अपने पति से लड़ती है, जिसके बाद दिवाकर अपने कुछ दोस्तों से बात करता है और बड़ी मुश्किल से एक नौकरानी ढूंढता है। देखो शांति, ये है मेरा छोटा सा घर, इसकी पूरी साफ सफाई, खाना, बर्तन सब तुम्हें ही करना है, और मेरी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। क्या माँ की बातों पर ध्यान नहीं देना? क्या माँ पागल है? और अगर मैं पागल हूँ तो मुझे पागल खाने भेज दे। अरे 2 पैसे बचाना क्या गलत है? और एक बात बता, इस नौकरानी को जो तू रख रहा है ना, इससे पहले तूने इसकी डिमांड पूछी? माँ हम ये सारी बातें अकेले में भी तो कर सकते हैं ना, नौकरों के सामने इस तरह से कौन बोलता है। हे भगवान, राम लगाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी बहू, बहू भी ऐसी, मेरा बेटा भी ऐसा, और नौकरानी भी ऐसी ही घर में रख रहा है। तो नौकरानी के सामने ही सवाल जवाब होंगे ना, उससे पूछेगा नहीं कि वो सैलरी कितनी लेगी। माँ मेरी शांति से बात हो गई है, वो महीने का 8,000 लेगी और सारा काम करेगी, खाना तक बनाएगी, आपके पैर भी दबा देगी कभी कभी। क्या 8,000 नौकरानी को? अरे इतने पैसे कौन देता है बेटा? इतने पैसे में तो बेचारे आजकल के पढ़े लिखे बच्चे नौकरी कर रहे हैं ऑफिस में बैठकर, और तू इतने पैसे नौकरानी को देगा? देख शांति बहन, 8,000 तो बहुत ज्यादा है, 4,000 में काम करना है तो बोल। अरे मालिक, आपकी माँ तो बहुत कंजूस है, महंगाई आसमान छू रही है और ये हमें पैसे भी नहीं छूने देना चाहती। 4,000 में कहीं नौकरानी नहीं मिलेगी, लास्ट 6,000 में काम करेगी, इससे नीचे नहीं करने वाली मैं 1 रुपया भी। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा 6,000 ले लेना, हमें मंजूर है। माँ आप तो ठीक है ना, 2,000 कम कर दिए उसने बिना आपके कुछ बोले। अरे क्या खाक ठीक है, 2,000 में नौकरानियां मिलती है जो पूरा घर का काम करती है। अरे वो तो मेरा बड़ा दिल है, इसलिए मैं इसे 4,000 दे रही हूँ। देखिए मालकिन, अगर आपका दिल इतना ही बड़ा है ना तो आप अपने पैसे अपने दिल को ही दे दीजिए, मुझे नहीं करना यहाँ काम। अरे जो रखने से पहले मेरी क्लास लगा रही है उसके घर में काम करना मेरे लिए तो भारी पड़ जाएगा, और क्या पता पैसे भी काट लेगी औरत। इस बार भी आशा घर में नौकरानी नहीं आने देती, क्योंकि आशा को कम से कम पैसे में नौकरानी रखनी थी, पर उसे ऐसी नौकरानी मिलती नहीं। अब इसी तरह से घर में जो भी नौकरानी आती, आशा उसे इसी तरह से चलता कर देती। अपनी सास की हरकतों से अब बेचारी निशा भी बहुत परेशान हो जाती है और अपनी सास को सबक सिखाने के लिए घर के सारे काम छोड़ खुद मायके चली जाती है। दादी खाना बन गया क्या? बहुत भूख लगी है, और लंच भी पैक कर दो, आपने कल भी लंच नहीं दिया था। और मेरी चोटी कौन बनाएगा? मॉम तो है नहीं। दादी कहीं ऐसा ना हो कि मैं आज भी स्कूल के लिए लेट हो जाऊँ, जल्दी कीजिए। अरे बेटा तेरी माँ ना बहुत बुरी है, ये सब कुछ तेरी माँ ने जानबूझकर किया है, जानबूझकर मुझ बुढ़िया पर घर की जिम्मेदारी छोड़कर भाग गई। अब मैं घर की साफ सफाई करूँ, खाना बनाऊं, तुझे संभालू या तेरा बाप को संभालू? माँ आप अपनी और अपनी बहू की लड़ाई में मुझे मत लपेटो, और वैसे भी बेचारी निशा आपकी वजह से मायके गई है, आप ही नौकरानी घर में नहीं रखती। जब आप घर के काम करोगी ना तब आपको ये बात समझ में आएगी। हाँ हाँ सही कहा, मेरी वजह से ही तो घर में नौकरानी नहीं आती, इसीलिए तुम दोनों पति पत्नी ने सोचा कि क्यों ना इस बुढ़िया को ही नौकरानी बना दिया जाए। दादी मेरे बाल बांध दो ना, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। माफ कर बेटा, मुझ बुढ़िया से अब कोई काम नहीं होगा, जब तेरी माँ आएगी तब तू स्कूल जाना, और अब चाहे 10,000 में ही क्यों नौकरानी रखनी ना पड़े, रख लूंगी। अरे पैसा कौन से मेरे जेब से जाने वाले हैं। इस उम्र में जब आशा घर में खुद नौकरों की तरह काम करती है, तब जाकर वो खुद एक नौकरानी ढूंढती है
और उस नौकरानी को आशा महीने के 10,000 देने को भी राजी हो जाती है। माँ, बाबूजी। अरे कविता बेटी, दामाद जी, आइए आइए आइए। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। अरे बैठिए दामाद जी, क्या हुआ? बाबूजी, जिस कंपनी में मैं काम करता था ना, वो डूब गई, इसलिए मेरी नौकरी चली गई। ये बड़ा शहर है तो मैंने सोचा यहाँ अच्छी नौकरी मिल सकती है। अरे बहुत अच्छा सोचा, यहाँ ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे आपको और ज़्यादा तनख्वाह भी। बाबूजी, हम सोच रहे थे कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाती हम लोग यहीं घर पर रह जाएं तो। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? ये तुम्हारा ही तो घर है, आराम से रहो बच्चों। जैसे ही तनख्वाह आने लगेगी हम अपना घर ले लेंगे। अरे उसकी चिंता मत करो दामाद जी। और बताओ, गांव में समधी जी और समधन जी सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है। पल के लिए तो मैंने ये सोचा कि नौकरी नहीं है तो गांव चला जाऊं, लेकिन ना कविता को गांव का रहन सहन बिल्कुल नहीं जमेगा और ना मुझे खेती करना। सही कहा दामाद जी, आपने इतनी पढ़ाई की है तो नौकरी करना ही ठीक रहेगा। अरे दीदी, जीजा जी आप कब आए? बस सभी आए भाई। बेटा आकाश, तुम्हारे जीजा जी हमारे शहर में नौकरी ढूंढने आए हैं। अरे वाह जीजा जी, फिर तो हम दोनों साथ में नौकरी ढूंढेंगे। बेटी और दामाद के घर आने से पूरा परिवार खुश था। विजय को भी ससुराल में खातिरदारी का मजा आ रहा है। अरे दामाद जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, जल्दी से ये खीर खत्म करो चलो। अरे बस मम्मी जी, पेट भर गया। आप ना शर्माओ मत, मुझे पता है कि आपको खीर बहुत पसंद है। एक प्याली और खानी ही पड़ेगी आपको। लीजिए लीजिए लीजिए। दामाद जी, मैंने आपके कमरे में एसी लगवा दिया है, अब आप आराम से सोइएगा। थैंक यू बाबूजी। इस खातिरदारी का मजा लेते लेते विजय आलसी बनने लगा। वो भूल गया कि वो यहाँ आया क्यों था। अरे जीजू, आप अभी तक सो रहे हो? चलिए, हमें इंटरव्यू के लिए जाना है ना। अरे साले साहब, आज मन नहीं है, रात में फिल्म देखते देखते देर हो गई। बाबूजी ने जब से कमरे में टीवी लगवा दिया है ना टाइम का पता ही नहीं चलता। तुम चले जाओ इंटरव्यू देने। ठीक है जीजा जी। अरे माँ जी, बड़े दिनों से ना पाव भाजी खाने का दिल कर रहा है। ठीक है दामाद जी, शाम को बना लूंगी, आप शाम को पाव ले आना। आकाश को बोल दीजिए ना, वो आते हुए ले आएगा। मैं ज़रा आराम कर लेता हूँ। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। विजय घर जमाई ही बन गया था। उसका साला आकाश, उसे नौकरी भी मिल गई थी और वो नौकरी पर जाने भी लगा था। कविता के माँ बाबूजी को विजय की हरकतें अब खटकने लगी। वो तो लिहाज में कुछ नहीं बोले, लेकिन कविता से नहीं रहा गया। आप आज भी नौकरी ढूंढने नहीं जाओगे? अरे आज कितनी अच्छी फिल्म देख रही है, देखो तुम भी देखो। ये फिल्में तो रोज आती रहेगी, तो क्या जिंदगी भर टीवी ही देखते रहोगे? आपको ऐसा नहीं लगता कि हम माँ बाबूजी पर बोझ बन गए हैं? क्यों, उन्होंने कुछ कहा क्या? वो तो आपका लिहाज करते हैं, कभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने तो नौकरी ढूंढने की कोशिश करना भी बंद कर दिया है। बस दिन भर आराम फरमाते रहते हैं और सब पर हुक्म चलाते रहते हैं। अरे जब उनको कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या है? और नौकरी मिल नहीं रही तो मैं क्या करूं? नौकरी नहीं मिल रही तो चलो गांव चले जाते हैं। अरे वहाँ क्या करेंगे? ये एसी, ये सारी सुविधाएं और शहर जैसे मॉल, कुछ नहीं मिलेगा। आप खेती में ससुर जी का हाथ बटाना, और वहाँ रहेंगे तो गांव की आदत पड़ जाएगी। तुम रह सकती होगी उस छोटे से गांव में, मैं तो नहीं रह सकता। कल जाऊंगा इंटरव्यू देने। और हाँ, माँ को कहना रात में खाना ना बनाए। मैंने आकाश को कह दिया है छोले भटूरे लाने को। अपनी पत्नी की बातों का भी विजय पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वो और बेशर्म होता जा रहा था। अरे बाबूजी। जी बोले दामाद जी। कई दिनों से मैं घर में ही रहते रहते बोर हो गया हूँ। कविता भी परेशान हो रही है। लगता है दामाद जी को समझ में आ गया है। तो मैं ये सोच रहा था कि ज़रा 3-4 दिन कहीं घुमा ले आता हूँ कविता को। अच्छा, तो आप ज़रा हमारे आने जाने का बंदोबस्त करवा दीजिए ना। ठीक है। जब बाबूजी को लगा कि उनका दामाद निकम्मा बनता जा रहा है, अब उन्होंने कविता से बात करने का सोचा। कविता माँ और बाबूजी के कमरे में आती है। माँ, बाबूजी आपने बुलाया?
हाँ बेटा बैठो। देखो बेटा, तुम हमारी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि दामाद जी नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे? ऐसे उनकी आदत खराब होती जा रही है, तुम समझाती क्यों नहीं? माँ, मैं तो समझा समझा के परेशान हो गई हूँ, लेकिन इनके कान पर तो जू भी नहीं रेंगती। वो तो बस ससुराल की खातिरदारी के मजे ले रहे हैं। आप लोग भी तो लगे रहते हैं उनकी सेवा में। बेटा वो हमारे दामाद हैं, हम उन्हें कुछ कहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा ना। तुम्हें कुछ करो। लगता है घी निकालने के लिए अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। कविता ने कुछ देर सोचकर अपनी सासू माँ यानी विजय की माँ को फोन लगाया। हेलो, प्रणाम माँ जी। जीती रहे बहू। क्या तुमने विजय की नौकरी लगने की खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है? अरे माँ जी, नौकरी तो तब लगेगी ना जब ये नौकरी ढूंढने जाएंगे। क्या मतलब? तब कविता ने अपनी सास को पूरी बात बताई। क्या वो नालायक काम ढूंढने के बजाय घर जमाई बन गया है? तुम रुको बहू, उसे सही रास्ते पर कैसे लाना है वो मैं जानती हूँ। अब सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। कविता का फोन रखकर विजय की माँ ने तुरंत विजय को फोन लगाया। अरे माँ, कैसी हो? घर पर सब ठीक है ना? क्या बताऊँ बेटा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ? बेटा तू नौकरी ना मिलने से परेशान था, इसलिए मैंने तुझे बताया नहीं, लेकिन पिछले 2 महीने से तेरी बहन विद्या और तेरे जीजा दोनों यहाँ आकर रहने लगे हैं। हैं? अरे लेकिन क्यों? क्या बताऊँ बेटा, तेरे जीजा को बिजनेस में नुकसान हो गया, सब बंद करना पड़ा, घर भी बेचना पड़ा, तो वो यहाँ आकर रहने लगे। ना तो काम करने की कोई बात करते हैं, ना बाबूजी का हाथ बटाते हैं। ये क्या बात कर रही हो माँ? और तो और मैं पूरा दिन उनकी खातिरदारी में लगी रहती हूँ। दिन में 4-4 बार उनका खाना बना बना कर मेरे घुटने टूट गए। तेरे बाबूजी बेचारे खेत भी अकेले संभालते हैं, ऊपर से तेरे जीजा को गांव का सामान पसंद नहीं, तो उनके लिए शहर जाते हैं सामान लेने। अरे ये क्या बात हुई? आप दोनों उनकी सेवा में क्यों लगे हो? अब हमारे तो दामाद हैं, हम क्या कर सकते हैं बेटा? तो विद्या को बोलो ना, वो जीजा जी को समझाए। विद्या ने दामाद जी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके कानों पर तो जू भी नहीं रेंगती। अपने जीजा की हरकतें और अपने माँ बाप की ऐसी हालत सुनकर विजय गुस्से से तमतमा उठा। क्या आदमी है जीजा जी, कोई नया व्यापार शुरू करे और कुछ नहीं होता तो अपने घर जाकर अपने पिताजी की दुकान संभाले। इन्हें शर्म नहीं आती होगी क्या? अपनी बीवी के घर वालों के टुकड़ों पर जी रहे हैं। तू क्या कह रहा है नालायक? तुझे भी कहाँ शर्म आ रही है अपने ससुराल में पड़े पड़े हैं? तू भी तो निखट्टू बनकर वहाँ रह रहा है ना, बेशर्मों की तरह। नौकरी ढूंढता नहीं, रात दिन बस ऐश कर रहा है ससुराल में। नौकरी नहीं मिल रही तो घर आकर खेती क्यों नहीं करता? सुन, विद्या यहाँ नहीं आई है। ये कहानी मैंने बनाई ताकि तुझे अपनी गलती खुद समझ में आए। अब भी नहीं समझा तो दुनिया तुझे निकम्मा घर जमाई कहकर बुलाएगी, समझा? माँ का फोन रखकर विजय किसी से बिना कुछ कहे घर से निकल गया और शाम तक नहीं लौटा। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आए? फोन भी नहीं उठा रहे। अरे कहीं समधन जी ने कुछ ज्यादा तो नहीं डांट दिया ना दामाद जी को? अरे कहीं ये चले तो नहीं गए? कहाँ चले गए थे आप और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन उठा लेता तो तुम्हें मिलकर खुशखबरी नहीं दे पाता ना। कैसे खुशखबरी दामाद जी? सबसे पहले आप लोग अपना मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए मिठाई। दामाद जी अब तो बताइए क्या खबर है? मुझे आकाश की कंपनी में नौकरी मिल गई है और एडवांस बोनस भी मिला है। उन्हीं पैसों से मैं आप सबके लिए मिठाई लाया हूँ। और जीजा जी ने किराए पर घर भी देख लिया है माँ। हाँ जी, हम कल ही अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे दामाद जी इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी कहाँ बाबूजी, देर कर दी मैंने। पता नहीं कैसे मैं आपकी मेहमान नवाजी को अपना अधिकार समझ बैठा और अपने लक्ष्य से भटक गया। बाबूजी, माँ जी, आकाश और आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया
अरे अरे दामाद जी, ऐसा मत कहिए। अच्छी बात यह है कि आप फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए। और कविता, आई एम सॉरी एंड थैंक यू। तुमने माँ को सब बताकर बहुत अच्छा किया। माँ ने मेरी अकल ठिकाने पर लगा दी और देखो, पहले से कई ज्यादा सैलरी वाली नौकरी भी मिल गई। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि किसी की नजरों में आपकी इज्जत कम हो। लो चलो, अपने घर चलने की तैयारी करते हैं। इस तरह कविता की समझदारी से विजय सही रास्ते पर लौट आया और दोनों ने मिलकर अपना नया घर बसाया।